स्टूडेंट्स, ये 7th क्लास की जियो की क्लास हो रही है और आज जो है हम लोगों ने पेज नंबर 11 और 12 जो है उसको डिस्कस करना है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 11 और 12 को। स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, अच्छा, पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था कल कि आतिशफिशा क्या होता है, कि जब जमीन जो मैग्मा होता है वो लावा जो होता है वो जमीन की सतह से बाहर आ जाता है तो उसको आतिशफिशानी अमल कहा जाता है। आज हमने डिस्कस करना है कि आतिशफिशानी की जो इकसाम है वो क्या है। आतिशफिशानी अमल की 3 इकसाम है। आपकी स्क्रीन सही तरह शो नहीं हो रही। आपको शो नहीं हो रही? आप देखें, आपकी ना मसला होगा यहाँ पे तो ठीक है, आपका कुछ होगा इशू। देख लें एक दफा, आप अपना दोबारा से सेटअप देख लें। अच्छा, 3 इकसाम है आतिशफिशानी अमल की। कौन कौन से हैं? एक है जिंदा आतिशफिशा, दूसरा है खफ्ता आतिशफिशा और थर्ड जो है वो है मुर्दा आतिशफिशा। ये 3 इकसाम है किसकी? आतिशफिशानी अमल की। ठीक है, अब पहले जो इकसाम है वो क्या है? जिंदा आतिशफिशा। अब ये आतिशफिशा कैसे होते हैं? एक ऐसे आतिशफिशा जहां आतिशफिशानी का अमल जारी रहता है। ऐसे आतिशफिशा पहाड़ जहां पे आतिशफिशानी का अमल जारी रहता है, मतलब वो पहाड़ जो लावा उगलते रहते हैं, जहां से आतिशफिशानी का अमल जो है वो जारी और सारी रहता है, इसको कहा जाता है आतिश जिंदा आतिशफिशा। अब इसकी एग्जांपल कौन सी है? जैसे जापान है, वहां पे है फ्यूजियामा, इटली में जो है वो है बस बस। ये जो इकसाम है, ये जो इलाके हैं, यहाँ पे है जिंदा आतिशफिशा पाए जाते हैं। ऐसे आतिशफिशा जो के ऐसे आतिशफिशा जो कि जारियो सारी यहाँ पे अमर रहता है किसका? आतिशफिशानी का। वो पहाड़ जो है वहां से लावा निकलता रहता है, निकलता रहता है, वो स्टॉप नहीं होता। ठीक है, उसको कहते हैं जिंदा आतिशफिशा। अब दूसरी आतिशफिशा की किस्म है वो है खफ्ता आतिशफिशा। ये क्या होते हैं? खफ्ता आतिशफिशा वो होते हैं कि इनसे लावा निकलते हुए, ऐसे पहाड़ जहां से लावा निकले हुए बहुत टाइम गुजर गया हो। ठीक है, ऐसे पहाड़ जहां से लावा निकले हुए बहुत टाइम गुजर गया हो, लेकिन इनमें से किसी टाइम भी लावा निकल सकता है। ऐसे पहाड़ जहां पे लावा निकले हुए काफी टाइम गुजर गया हो, लेकिन वहां से किसी टाइम भी जो है वो लावा निकल सकता है, इनको कहते हैं खफ्ता आतिशफिशा। और ये बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता ना कि किस टाइम ये पहाड़ में से लावा निकल जाए। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक किस्म है खफ्ता आतिशफिशा। थर्ड जो है मुर्दा आतिशफिशा। ऐसे पहाड़ जहां पे आतिशफिशानी का अमल रुक गया हो, ठीक है, जहां से लावा निकलना बंद हो चुका हो, इनको कहा जाता है मुर्दा आतिशफिशा। हम लोगों ने 3 आतिशफिशा की किस्में डिस्कस की। एक है जिंदा आतिशफिशा, ऐसे आतिशफिशा पहाड़ जहां पे लावा निकलने का अमल जारी रहता है। ठीक है, वक्फे वक्फे से वो वहां पे आतिशफिशानी का अमल जारी रहता है, उसको कहते हैं जिंदा आतिशफिशा। उसके बाद आता है दूसरा है खफ्ता आतिशफिशा। ऐसे पहाड़ जहां पे लावा जो है वो निकल चुका हो, वहां पे काफी टाइम तक लावा निकलना बंद हो गया हो, लेकिन उसका कोई पता नहीं है कि वो किस टाइम जो है वहां से लावा निकलना शुरू हो जाए, इसको कहा जाता है खफ्ता आतिशफिशा। और ये बहुत खतरनाक किस्म है क्योंकि हमें नहीं मालूम होता कि किस टाइम जो है वहां से लावा निकलना शुरू हो जाए, वो पहाड़ फट जाए। तीसरी जो किस्म है वो है मुर्दा आतिशफिशा पहाड़। ऐसे पहाड़, ठीक है, जहां पे लावा निकलना बंद हो चुका हो, ऐसे पहाड़ जहां पे लावा निकलना बंद हो चुका हो, आने वाले वक्त में मतलब मुस्तकबिल में भी वहां से लावा निकलने की कोई उम्मीद ना हो, उसको कहा जाता है मुर्दा आतिशफिशा। ये 3 इकसाम हमने डिस्कस कर ली। अब है आगे है इसकी तकसीम कैसे होती है। हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया था कि दुनिया में जितने भी आतिशफिशा पहाड़ पाए जाते हैं वो वहां पे पाए जाते हैं जहाँ पे जमीन की प्लेट्स होती हैं, जो हमने पीछे 7 प्लेटें डिस्कस की थी। वहां पे जहाँ पे सबसे ज्यादा प्लेट्स मौजूद होंगी और जहाँ पे दरारें सबसे ज्यादा होंगी, वहां पे आतिशफिशानी का अमल बहुत ज्यादा होगा। अब जैसे कि मैंने कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बहर अल काहल का जो इलाका है वहां पे सबसे ज्यादा प्लेट्स भी मौजूद है और वहां पे सबसे ज्यादा दरारें मौजूद है, और वो दरारें बहुत गहरी हैं। इसलिए उस जगह पे बहर अल काहल के इर्द गिर्द का जो इलाका है वहां पे आतिशफिशानी का अमल बहुत ज्यादा होता है, वहां पे आतिशफिशा पहाड़ बहुत ज्यादा फटते हैं।
उसके बाद इस इलाके को कहा जाता है आतशी दायरा। कौन सा? बहर अल काहिल का जो इर्द गिर्द का इलाका है, जैसे कि मशरकी इलाके के जो जजायर हैं बहर अल काहिल के इर्द गिर्द के, तो वहां पे बहुत ज्यादा प्लेट्स मौजूद हैं और दूसरा बहुत ज्यादा दरारें मौजूद है, जिसकी वजह से वहां पे आतिशफशानी का अमल जो है वो होता रहता है। इस इलाके को आतशी दायरा कहा जाता है। किस इलाके को? बहरा अल काहिल के इर्द गिर्द के इलाके को। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया था, जो खतरनाक जो जल्जले में हमने डिस्कस किया था कि जो दूसरा खतरनाक जो इलाका है जहाँ पे आतिशफशानी का अमल हो सकता है। टीचर आप कहाँ से पढ़ा रही है? मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है। बेटा पेज नंबर हम डिस्कस करें जियो की बुक का, पेज नंबर 11-12, ठीक है, पेज नंबर 11-12 जियो की बुक का। अब तक बोर्ड नहीं शो हो रहा। तकसीम जो है वो हम पढ़ रहे हैं कि कौन सा पॉइंट पढ़ा रही है? पॉइंट कौन सा पढ़ा रही है? बेटा पेज नंबर 11-12 आपको पढ़ा रही हूँ, बताया है आपको 2 मरतबा, पेज नंबर 11-12। अब इसकी तकसीम मैंने आपको बताया कि जो बहर अल काहिल का इलाका है वहां पे सबसे ज्यादा जो है वो आतिशफशा पहाड़ फटते हैं, और इस इलाके को आतशी जो है वो आग का आतशी दायरा कहा जाता है। इस इलाके को किसको? बहरा अल काहिल इलाके को। जी टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा आप अपने सिस्टम को देखो, आवाज आपको नहीं आ रही, बाकी सबको आवाज आ रही है। नहीं थोड़ी आ रही है लेकिन आहिस्ता आ रही है काफी। फिर आप अपने देखो ना, आप अपने सिस्टम को चेक करो कि क्यों, मसला क्या है। दूसरा जो इलाका है वो कौन सा है? ट्रांस यूरेशियन प्लेट। मैंने आप पीछे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस इलाके में दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो है वो आतिशफशानी का अमल होता है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी प्लेट्स हैं? ऑस्ट्रेलियन प्लेट मौजूद है, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट मौजूद है, यहाँ पे बहरा अल काहिल की प्लेट मौजूद है। इसलिए इस इलाके में भी सबसे ज्यादा जो है वो आतिशफशानी का अमल होता है। और तीसरा जो इलाका है वो है समंदरों का। मैंने कल भी हमने डिस्कस किया था कि समंदर में भी बहुत ज्यादा आतिशफशानी का अमल होता है, लेकिन वो हमें पता नहीं चलता क्योंकि पानी होता है ना, इसलिए वो चीज छुप जाती है। अगर वो पहाड़ फटता भी है तो वो जमीन के अंदर ही ठंडा हो जाता है पानी की वजह से। तो तीसरा जो बड़ा इलाका है वो क्या है? समंदर है। अब समंदर में कौन कौन सा है? कि वो इलाके जैसे कि बहरा ओकेनूस और बहरा हिंद, इनके दरमियान जो मौजूद इलाके हैं, यहाँ समंदर है, यहाँ पे जो है आतिशफशानी का अमल जो है वो मौजूद होता है। और इस इलाके को वस्ती बहरे ओकेनूस का पहाड़ी सिलसिला भी कहा जाता है। तो किस इलाकों को? बहरे हिंद को और बहरे ओकेनूस को। इसको क्या कहा जाता है? वस्ती बहरे ओकेनूस का पहाड़ी सिलसिला, ठीक है। ये हमारा आज का जो टॉपिक था, हमने 3 पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, उसकी एग्जाम भी डिस्कस किए हैं और उसकी तकसीम भी डिस्कस किए हैं। आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है? स्टूडेंट आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है? नो। मुझे ये बताएं कि आतिशफशा की इकसाम कितनी है? 3 3 इकसाम है। अच्छा कौन कौन सी है? एक स्टूडेंट से बताएं। जिंदा आतिशफशा, खफ्ता आतिशफशा और मुर्दा आतिशफशा। ठीक है, 3। अच्छा अब आप में से मुझे बताएं, हीरा नजीर, आप मुझे बताओ कि जिंदा आतिशफशा क्या होते हैं? जिंदा आतिशफशा क्या होते हैं? ऐसे आतिशफशा जहाँ आतिशफशानी अमल जारी और सारी होता है, जिंदा आतिशफशा कहते हैं। ठीक है, दूसरी किस्म खफ्ता आतिशफशा। लारैब आप मुझे बताओ खफ्ता आतिशफशा क्या होता है? मैं बताऊं? जी बताएं। टीचर मैं बताऊं? जी बताएं। अगर 4 हफ्ता आतिशफशा से लावा निकलते हुए बहुत अरसा गुजर चुका होता है, लेकिन इनमें किसी वक्त भी आतिशफशानी अमल दोबारा हो सकता है। ये आतिशफशा की बहुत खतरनाक किस्म है। गुड। अच्छा अब मुझे बताएं तौफीक अहमद, आप मुझे बताओ मुर्दा आतिशफशा क्या होते हैं? तौफीक अहमद।
बताएं तौफीक, मुर्दा आतिशफिशां क्या होते हैं? ऐसे आतिशफिशां ऐसे आतिशफिशां जिनसे लावा निकलना बंद हो चुका होता है और हाँ जी, मुस्तकबिल में भी लावा निकलने की कोई उम्मीद नहीं होती जी, उसे हम क्या कहते हैं? मुस्तकबिल में भी लावा निकलने की भी कोई उम्मीद नहीं होती, इसे मुर्दा आतिशफिशां कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा स्टूडेंट, आपको इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है? नो मैम। सबको क्लियर हो गया? यस। चलें अब आप हिस्ट्री बुक्स ओपन करें। आज हमने हिस्ट्री की बुक का पेज नंबर 14 जो है वो डिस्कस करना है। अपनी हिस्ट्री की बुक्स ओपन कर लें, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 ओपन करें जल्दी से। आज हमने इसमें टॉपिक डिस्कस करना है हुमायूं की हिंदुस्तान में जो वापसी है वो क्या हुई। हुमायूं की हिंदुस्तान में वापसी। टीचर ये जो ऊपर वाला पैरा है ये आपने करवा दी? वो भी करवाती हूँ, वो भी करवाऊंगी आज। कल स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो कनूज की लड़ाई हुई थी, क्या नाम है, हुमायूं को जला वतन कर दिया गया था। कनूज की लड़ाई के बाद उसको शिकस्त हुई थी। वो किस तरफ भागा था? वो भागा था आगरा की तरफ, और उसके पीछे शेरशाह उसका ताकुब कर रहा था। फिर वो वहां से कहाँ आ गया? दिल्ली। दिल्ली में भी उसने स्टे ना किया हुमायूं ने, और वो वहां से आ गया लाहौर। लाहौर से वो पहुंचा कंधार। कंधार में उसका भाई जो था जिसका नाम था मिर्जा अस्करी, वो वहां का उसका कह ले तख्त नशीन था। अब उसने अपने भाई से मदद मांगी कि आप मेरी हेल्प कर दो, लेकिन उसके भाई ने उसकी हेल्प ना की। उसने कहा कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करके क्या कर दूंगा? पेश कर दूंगा। किसके आगे? शेरशाह सूरी के आगे। अब हुमायूं जो था उसने वहां से भी भागा और वो वहां पे ईरान की तरफ जो उसने जाना शुरू कर दिया। अब जो ईरान जो था उस वक्त एक मजबूत जो है वो सल्तनत थी, एक बहुत बड़ी और बहुत मजबूत सल्तनत थी। और जो मुगल बादशाह थे, जैसे मुगल बादशाह कौन था? बाबर पहला मुगल बादशाह था ना, हमने डिस्कस किया। और दूसरा क्या हुआ? हुमायूं। अब जो मुगल बादशाहों के साथ, मतलब बाबर के साथ और हुमायूं के साथ, जो ईरान के उसका जो कह लें बादशाह थे, उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। और बाबर जो है उसने जब काबुल को फतह किया था तो उसने ईरान का जो उसका बादशाह था उससे मदद भी ली थी कि आप मेरी हेल्प करो और मैं जो कंधार को काबुल को फतह कर लूं। तो इसी तरह शहनशाह जो ईरान था उसने उनकी हेल्प की थी। किसकी? बाबर की। अब जब शहनशाह ईरान को पता चला कि हुमायूं जो है वो ईरान आ रहा है, तो उसने अपने जितने भी वजीर हैं उनसे कह दिया कि जी सेकंड पैराग्राफ पढ़िए, फर्स्ट पेज नंबर 14 का फर्स्ट पैराग्राफ जब वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हुमायूं की जब इत्तला हुई शहनशाह ईरान को, तो उसने अपने जितने भी कह सकते हैं कि वुज़रा थे उनसे कहा कि आपने उसका बहुत अच्छा इस्तकबाल करना है और उसको किसी किस्म का जो है वो मसला ना हो, किसी किस्म की कोई उसको कह लें कि तकलीफ ना हो। अब शाह ईरान ने उसने तमाम सूबाई गवर्नरों से भी कह दिया कि जिस जिस रास्ते से जो है वो गुजर कर हुमायूं जो है वो ईरान आएगा, आपने उस रास्ते में उसका पुरतपाक इस्तकबाल करना है। और सारे रास्ते जो है हुमायूं है वो ईरान का जो बादशाह उसके साथ राब्ते में था, खत के जरिए ना उसके साथ राब्ते में था। और जब हुमायूं ईरान में पहुंचा तो उसको बहुत अच्छे तरीके से उसका इस्तकबाल किया गया और उसको शाही मेहमान के तौर पर उसको ठहराया गया, मतलब उसको एक बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गया। उसके बाद क्या हुआ आज हम डिस्कस करेंगे हुमायूं की हिंदुस्तान में वापसी कैसे हुई। बहुत तारीख ऐसी जो है वो लोग गुजरे हैं कि जो दोबारा से किसी एक इलाके से उनको शिकस्त होगी और वो दोबारा उस इलाके को पता कर लें, ठीक है। और हुमायूं भी उनमें से एक इंसान था कि जिसने 15 साल के बाद दोबारा जो है वो हिंदुस्तान में वापस आया। जब वो यहाँ से चला गया, जब वो ईरान चला गया, उसके बाद उसने एक दफा तो अपनी सल्तनत खो दी थी क्योंकि यहाँ पे शेरशाह सूरी की हुकूमत कायम हो गई थी। और जो शेरशाह सूरी था वो बहुत आदिल, बहुत नेक जो है वो एक बादशाह साबित हुआ।
और उसकी जब डेथ हो गई शेरशाह सूरी की, तो उसके बाद जो उसका बेटा था, क्या नाम था उसका, उसके बेटे का, इस्लाम शाह सूरी, वो उसका जो जानशीन था, वो उसका बेटा था, वो दोबारा उसको तख्त जो है वो हुकूमत मिल गई। पहले शेरशाह सूरी हुकूमत कर रहा था, लेकिन जब उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद जो उसका बेटा था जिसका नाम था इस्लाम शाह सूरी, उसको जो है वो हुकूमत मिल गई। अब जो इस्लाम शाह सूरी था, ये था तो अच्छा, लेकिन बहुत सख्त किस्म का इंसान था। जो इसके गुजरा थे वो सख्त थे, वो चाहते थे कि किसी तरह हम इसे आजादी हासिल कर लें। अब जो सूबों में क्या, जो जितने भी सूबे थे उससे तक, वहां पे ये तहरीक शुरू होगी कि हम अलग हर सूबे को अपना अपना जो है उसको इख्तियार दिया जाए, जिस तरीके से जो है अपने कानून बनाना चाहे बना सकते हैं। जब की डेथ होगी तो उसके बाद हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए, वहां पे इंतशार पैदा हो गया, लड़ाई झगड़े होने लगे। तो हुमायूं जो था, उसको जब ये बात पता चली, उसने इस चीज का फायदा उठाया। उसने क्या किया, 1554 में, 1554 में क्या किया, 1554 में 1554 में उसने क्या किया, पिशावर पर कब्जा किया। ठीक है, 1554 में हुमायूं कहाँ आया, पिशावर में आया। अब जब वो पिशावर में आया, यहाँ पे आके उसने अपने आप को, अपनी जो पोजीशन है उसको मजबूत किया। यहाँ पे उसने हुकूमत की 1 साल तक, और उसके बाद 1555 में जो है उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। 1555 पर में लाहौर पर उसने कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया हुमायूं ने। 1554 में वो पिशावर आया, यहाँ पे उसने आके हुकूमत कायम कर ली। 1 साल के बाद जब उसने देखा कि अब जो है लोग मेरा साथ दे रहे हैं और मेरी हुकूमत इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, उसने 1555 में लाहौर पर जाके उसने कब्जा कर लिया। इसके बाद जो है वो क्या है, दिल्ली पर उसने कब्जा किया, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान पर जो है उसका कब्जा हो गया। जो उसकी बादशाहत थी वो जो उससे खो गई थी, दोबारा से उसने हासिल कर ली। अब उसके बाद लास्ट है हुमायूं की डेथ कैसे हुई। 1556 में हुमायूं क्या है, दिल्ली के पुराना जो एक किला था, 1556 में हुमायूं क्या कर रहा था, 1556 में हुमायूं दिल्ली में एक पुराना किला था, वहां पे किताब लाइब्रेरी वहां पे मौजूद था, और वहां पे ना जो है वो रीडिंग कर रहा था। इतने में क्या हुआ कि मगरिब की अजान स्टार्ट हो गई। जब मगरिब की अजान स्टार्ट हुई तो हुमायूं जो है वो सीढ़ियां उतर रहा था, नमाज पढ़ने के लिए जाने लगा, सीढ़ियां उतरने लगा और उसका पाँव फिसल गया। जब उसका पाँव फिसला और वो बुरी तरह गिरा, उसके सर में शदीद चोट लगी, और 1556 में जो है वो उसकी डेथ हो गई। डेथ हो गई हुमायूं की। ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। आपको इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नहीं पूछना आपको? ओके जी, कल इंशाल्लाह हम दोबारा से वो मिलेंगे और अगला जो हमारे टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह